तुम विश्वास नहीं करोगे, लेकिन मैं गेमर स्कूल के क्लास बी में पढ़ा हूँ। अंदाजा लगाओ कि यह किसके लिए बना है। हाँ बिल्कुल सही, ब्रॉल स्टार्स। हमारे स्कूल में क्लास F फोर्टनाइट, C CSGO और M माइनक्राफ्ट भी है, और भी काफी अच्छी क्वालिटी के गेम्स भी हैं। हमारे स्कूल के टीचर ब्रॉलर्स हैं, हर एक के पास अपनी स्ट्रेटजीज हैं, और उन्होंने ब्रॉल स्टार्स में सबसे अच्छे ब्रॉलर बनने की शपथ ली है। जितनी ज्यादा ट्रॉफी तुम्हें मिलेगी, तुम बोर्ड के उतने क्लोज होंगे। अभी इस समय मेरे पास 5000 ट्रॉफीज हैं। मेरे फाइटर्स का अकाउंट 30 तक बढ़ा दिया गया। स्कूल में सब कुछ शांत था, जब तक कि एक भयानक एक्सीडेंट नहीं हुआ। हमेशा की तरह उस सुबह भी हमने क्लासरूम में इंटर किया और एक बहुत भयानक तस्वीर देखी। हमारे टॉप के 2 स्टूडेंट्स सीलिंग पर चिपके हुए थे। किसी ने उन्हें डरा कर मार डाला और बोर्ड पर गेस्ट 666 लिखा था। कल शाम वह क्लास में काफी देर तक रुके हुए थे और किसी को नहीं पता कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। मैंने एक कुकी को फर्श पर गिरे हुए देखा, लेकिन उसे अनदेखा कर दिया। उनकी बॉडी को क्लासरूम से हटाया गया, निशान मिटाए गए। हमने क्लास को जल्दी छोड़ दिया और स्कूल ने शोक समय की घोषणा कर दी। सभी परेशान थे और अकेला स्कूल गार्ड इन सब चीजों को संभाल रहा था। वह सबके पास एक मुस्कुराहट के साथ जा रहा था, हम सबको शांत कर रहा था। सब लोग घर चले गए। उस दिन मैं लगातार सोचता रहा कि क्या हुआ होगा, समझने की कोशिश करता रहा, लेकिन काफी असफल प्रयासों के बाद मैं ब्रॉल खेलने बैठ गया। जब मैंने गेम में एंटर किया, मैंने वही निकनेम देखा जो कि बोर्ड पर खून से लिखा हुआ था, गेस्ट 666। मुझे लगा कि कोई मर्डरर की तरह बनकर डराना चाहता है। मैंने इस तरह के मजाक के लिए उसको मजा चखाने का फैसला किया, लेकिन मेरे साथी कमजोर थे और हम हार गए। मुझे अगले ही दिन स्कूल जाना पड़ा। काफी कम लोग क्लास में आए थे और हमारे पास 2 मारे गए लोग और एक और बंदे की कमी थी, कॉस्टिक। लेकिन मैंने उसे कल देखा था, हो सकता है वह बीमार हो। अचानक से पुलिस ऑफिसर आए और उन्होंने कहा कॉस्टिक किड्स प्लेग्राउंड में मरा हुआ पाया गया है। उसे झूले से बांध दिया गया था और मरने तक उसे लटका दिया। प्लेग्राउंड के पास की मिट्टी पर गेस्ट 666 लिखा हुआ था। सब लोग चौंक गए। यह खौफनाक पागल हम सबको डरा रहा है, पर क्यों? फिर से क्लासेस कैंसिल हो गई। हम लोग अपने 2 दोस्तों के साथ हैंग आउट करने चले गए। मैंने उन्हें बताया कि कल जब मैं खेल रहा था तो मुझे एक प्लेयर मिला जिसका वही सेम निकनेम था, लेकिन मैं हार गया। सैन्योक ने ऑफर किया कि इस गेस्ट 666 को ढूंढते हैं और इसे मजा चखाते हैं। हमने अपना फोन उठाया और सर्वर्स पर ढूंढना शुरू कर दिया। आखिरकार वैनका ने उसे ढूंढ ही लिया। वह फाइट काफी थका देने वाली थी, लेकिन हम जीत गए। खुश होकर हम लोग अपने घर चले गए। अगला दिन आया और मुझे फिर से स्कूल जाना था। हमारी सुरक्षा के लिए वहां पर एक पुलिस ऑफिसर खड़े थे। उस ऑफिसर ने हमें बताया कि कल इवान एलिवेटर में मारा गया। उस गेस्ट 666 ने इस बेचारे को एलिवेटर के फ्लोर पर चिपका दिया और फिर ऊपर भेज दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि इस हैवान ने वान्या की हार का बदला लिया हो, और या फिर यह एक सिर्फ संयोग है? मैंने अपनी सोची हुई बात ऑफिसर को बताई, लेकिन उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि ऐसे पागल कोई गेम्स नहीं खेलते। क्लासरूम में मैं साशा के साथ था। वह भी सोच रहा था कि कुछ तो गायब है। साथ में हमने डिसाइड किया कि इस पजल को सॉल्व किया जाए और उस पागल को ढूंढा जाए। हमने एक निगरानी करने वाले कैमरे को प्लेग्राउंड में उसी झूले के पास लगा दिया जहां पर कॉस्टिक की हत्या हुई थी, और हमने गेस्ट 666 को ढूंढना शुरू कर दिया। साशका ने उसे पहले ढूंढ लिया और उस साइको को हराने में वह कामयाब हुआ। हम लोग अटैक के लिए तैयार थे। जब रात आई तो हम घबरा गए। हमने सब कुछ देखा और कुछ झाड़ियों के पीछे उसके आने का इंतजार करने लगे। हमने सुबह तक उसका इंतजार किया, पर वह नहीं आया। अजीब है, पर क्या यह एक गलती हो सकती है? हम नींद में स्कूल गए। साशका वाश के लिए चला गया, जबकि मैं झपकी लेने के लिए डेस्क पर लेट गया। मैं पूरी क्लास में सोता रहा। जब मैं उठा, मैंने देखा कि साशका गायब था। मैं उसे देखने के लिए ब्रेक टाइम में गया और मैंने उसे बाथरूम में मरा पाया। उस गेस्ट 666 ने उसे टॉयलेट में ही डुबाकर मार दिया। वह सब सच हो सकता है कि यह पागल हर किसी को मार देता है,
जो ब्रॉल स्टार्स में उसे जीत जाता है। और उस समय पुलिस ने मुझ पर भरोसा किया। उन्होंने हमें ब्रॉल स्टार्स खेलने से मना किया और हमारे क्लासरूम को टेम्पोरेरी बंद कर दिया। हम क्लास एम माइनक्राफ्ट में चले गए और वह भयानक था। हमें बोरिंग गेम खेलने पड़े और टीचर्स ने हमें पूरे दिन ब्लॉक तोड़ने के लिए कहा। हम में से एक ने उसे फेंक दिया और मैं नुकसान पर था। कोई इसे इतने सालों तक कैसे खेल सकता है? पुलिस उस दरिंदे को नहीं ढूंढ पाई और हमें रोज माइनक्राफ्ट ही जाना पड़ा। हम डिग्रेड होने लगे और अपने स्किल को खोने लगे। मुझे लगने लगा कि यह मेरे लिए और नहीं रह सकता और मैंने डिसाइड किया कि मैं गेस्ट 666 को खुद ढूंढूंगा। मैंने जल्दी जाने के लिए पूछा। फिर मैं हॉल में बैठकर उस ब्रॉल स्टार नेटवर्क जो कि बैन हो गया था उससे जुड़ गया और मैं लकी था कि मैं उस गेस्ट से बहुत ही जल्दी टकरा गया। मैंने उसे हराने की कोशिश करी। मैं फिर से हार गया। उसी समय मैंने स्कूल गार्ड की चिल्लाने की आवाज सुनी। वह कुछ वजह से सेलिब्रेशन कर रहा था। जैसे ही मैं उनके पास गया, मैंने उनके टेबल पर वही कुकीज देखी जो कि मैंने क्राइम सीन पर देखी थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या वह ब्रॉल स्टार्स खेलते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं और अपना फोन टेबल के नीचे छुपा लिया। मुझे शक हुआ कि वह गेस्ट 666 है। मैंने अपने यह विचार पुलिस ऑफिसर के साथ शेयर किया। उन्होंने गार्ड का फोन चेक किया, लेकिन उनमें कोई गेम उसे नहीं मिला और वह कुकी कोई विश्वास करने वाला प्रूफ नहीं था, क्योंकि आप वह किसी भी स्टोर से खरीद सकते हो। गार्ड जैसे हमेशा स्माइल करते हैं वही कर रहे थे और मुझे लगा कि मैं उनके लिए गलत था। लेकिन मैंने डिसाइड करा कि मैं आखिरी बार के लिए एक बार सब कुछ चेक कर लेता हूँ और मेरे दिमाग में एक बेहतरीन आइडिया आया। शाम को जब सब स्कूल से निकल गए, मैं रुका हुआ था। मैंने कुछ जाल बिछाए थे जैसे कि होम अलोन में और उस गेस्ट 666 को ढूंढना शुरू कर दिया। जब मैंने उसे ढूंढा तो मैं उसे आखिरकार हरा सका। बिना किसी देरी करे मैं गार्ड का रिएक्शन देखने चला गया, पर वह अपनी जगह पर नहीं था। मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे नजर रख रहा है। जैसे मैंने मुड़कर देखा तो मैंने गेस्ट 666 को देखा। मैंने सोचा कि यह गार्ड ही होगा। उसने अपने कपड़े बदल लिए हैं और फिर मैंने सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू करा। वह दरिंदा मेरे पीछे भागा, पर सीढ़ियां तेल से लथपथ थी और मुझे पता था कि कहां पर कदम रखना है। वह फिसला और बुरी तरह गिर पड़ा। जैसे ही उसने अपना सिर ऊपर उठाया, एक कुर्सी ठीक उसके चेहरे पर आ गिरी। जब उसे होश आया तो मैं पहले ही क्लास में छिप गया। उसने हैंडल को पकड़ लिया, लेकिन हैंडल इलेक्ट्रीफाइड था और उसकी उंगलियों में करंट दौड़ रहा था। क्लासरूम में इंटर करते ही वह गुस्सा हो गया था और वह मुझे फटाफट नीचे गिराना चाहता था, लेकिन फिर उसका पैर मेरे एक जाल पर पड़ गया और पेंट की एक बाल्टी उसके सिर पर गिर गई। मैं उसके पास जल्दी से भागा और उस बाल्टी को बेसबॉल बैट से मारने लगा, अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करते हुए। वो गिर गया और बेहोश हो गया, पर यह सब ज्यादा देर तक नहीं टिका। स्कूल गार्ड मेरे पास आया और मुझे टीजर से मारने लगा। वह उसी तरह से मुस्कुरा रहा था। उसके बाद उसने उस हैवान को उठाया और गेस्ट ने अपना मास्क उतार दिया। वह उसकी क्रेजी गेमर दादी ही थी। वह वही थी जो ब्रॉल स्टार्स खेलती थी और जब जब वह हारती थी वो रोती थी और अपने पोते से शिकायत करती थी और फिर वह हमारी जीत का हमसे बदला लेती थी। उन्होंने मुझे कुर्सी से बांध दिया और छत के किनारे रख दिया। उन्होंने कुर्सी की टांग को एटिक के दरवाजे से बांध दिया ताकि अगर कोई उसे खोले तो मैं छत से नीचे गिर जाऊं। सुबह मेरे क्लासमेट्स ने मुझे देखा और पुलिस को कॉल किया। पुलिसमैन मुझे बचाने के लिए आ गए। गेम की आवाज ने मुझे जगा दिया। मैंने अपनी आंखें खोली और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहां था और मेरे साथ क्या हुआ। मेरे पैर कास्ट में थे और मेरी पूरी बॉडी पर चोट लगी हुई थी। एक औरत सफेद रोब में अंदर आई और मुझे एनेस्थेटिक का इंजेक्शन दिया और मेरा दर्द दूर हो गया, लेकिन सवाल बना रहा। मैंने नर्स से पूछा मेरे साथ क्या हुआ और उसने मुझे बताया कि मैं छत से गिरने के बाद से यहाँ हॉस्पिटल में लेटा हुआ हूँ। मेरे दोनों पैर टूट गए हैं और चोट के निशान भी हैं। मुझे कुछ भी याद नहीं है, यहाँ तक कि मेरा नाम भी नहीं, और मुझे बहुत बुरा लग रहा है।
लेकिन फिर नर्स ने एक और पेन किलर का इंजेक्शन लगाया और चली गई। जो आदमी मेरे साथ उस कमरे में था उसने मुझे YouTube का एक वीडियो दिखाया जिसमें मैं छत से गिर रहा था। वह बहुत भयानक था। अचानक एक औरत भागती हुई मेरे कमरे के अंदर आई और मेरे पलंग के पास आकर रोने लगी। मुझे पता चला कि वह मेरी माँ है, लेकिन मुझे यह भी याद नहीं था। मुझे डॉक्टर के ऑफिस में ले जाया गया। उसने मुझसे कई सवाल पूछे, लेकिन मेरे पास उन सभी का एक ही जवाब था, यही कि मुझे कुछ याद नहीं। डॉक्टर ने फिर मुझे बताया मेरे सिर पर गंभीर चोट लगने की वजह से मेरी याददाश्त चली गई है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे अपनी याददाश्त वापस लानी है तो मुझे बहुत स्ट्रेस लेना होगा। फिर पुलिस वाले आए। वे बहुत परेशान थे क्योंकि वे अब तक नहीं जान पाए थे कि मेरे साथ ऐसा किसने किया, और मुझे अभी तक याद नहीं आया कि मुझे उस छत पर किसने बांधा था। अस्पताल में मेरा पहला दिन ऐसे ही गुजरा था। रात हो गई और सभी मरीज सो गए। एक अजीब सी आवाज ने मुझे जगा दिया। मेरा पड़ोसी बेन अजीब तरह से बड़बड़ाते हुए मेरे नाइट स्टैंड में कुछ ढूंढ रहा था। मैंने उसे बुलाया, लेकिन उसने सुना नहीं। बेन ने चॉकलेट लिया, अपने बिस्तर पर बैठ गया और आंखें बंद करके उसे खाने लगा। मुझे एहसास हुआ कि उसे नींद में चलने की परेशानी है। यह बहुत अजीब लग रहा था। मैंने अपना फोन लिया और इसकी फोटो भी खींची और फिर सो गया। सुबह मैंने बेन को वीडियो दिखाया, लेकिन वह हैरान नहीं हुआ। उसने मुझे बताया कि वह उसी वजह से यहाँ आया है। वह रात में अपने अपार्टमेंट की खिड़की से बाहर निकल गया था। अच्छी बात थी कि वह पहली मंजिल पर रहता था और उसकी सिर्फ एक टांग टूटी। हम हंसे और अपना नाश्ता करने चले गए। मैंने व्हील चेयर ली और बेन ने अपनी बैसाखी। हम पहली मंजिल पर गए। एक दयालु गार्ड हमें मिला और उसे कैंटीन तक पहुंचाने में हमारी मदद की, और दूसरी तरफ सफाई कर्मी ने हमें खाना ला कर दिया। हम उनके इस अच्छे व्यवहार से बहुत हैरान थे। यह बहुत अच्छा अस्पताल था, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने उन दोनों को कहीं देखा है, उस गार्ड को और उस महिला को, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था। उनके पास नाश्ते में दलिया था जो मुझे ज्यादा पसंद नहीं था, इसलिए मैंने खाने से मना कर दिया। बेन ने मेरा हिस्सा खाया और हम टहलने चले गए। बेन एक बहुत मजाकिया आदमी था। वह हर समय खुद का मजाक बनाता था। अचानक उसने अपना पेट पकड़ लिया और नीचे गिर गया। मैं घबरा गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा। डॉक्टर दौड़े दौड़े आए और उसे लाइफ सपोर्ट रूम में ले गए। मैं डर कर अपने कमरे में चला गया और वहीं उसका इंतजार करने लगा। अचानक मेरी याददाश्त वापस आने लगी। मुझे याद आया कि मैं गेमर स्कूल में पढ़ता था और मेरे क्लासमेट्स को गेस्ट 666 ने मार डाला था। फिर मुझे वह रात याद आई जब उस गेस्ट और उसके साथी ने मेरा पीछा किया था, लेकिन उनके सिर और चेहरे के बजाय मैंने केवल कुकीज देखी। नर्स बेन को अंदर ले आई। वह पूरा हरा रंग का था। उन्होंने कहा कि उसके पेट में हमें चूहे मारने की दवा मिली। पुलिस वाला अंदर आया और मुझसे इस बारे में पूछताछ की। मैंने उन्हें बताया कि आज बेन ने नाश्ते में दलिया खाया और हो सकता है कि किसी ने उसमें जहर डाल दिया हो, लेकिन पुलिस वालों ने मुझे बताया कि उसने कैंटीन की जांच की थी और दलिया में कोई जहर नहीं पाया। फिर मैंने उसे गार्ड और सफाई करने वाली महिला के बारे में बताया और उन्हें शक हुआ कि वे लोग खाने में जहर घोल सकते हैं। पुलिस वाला मुस्कुराया और उनसे पूछताछ करने गया। अस्पताल के गार्ड ने झूठ बोल दिया कि बेन और मैं दोनों बहुत अजीब हैं और उसने बेन को कचरे के डिब्बे से खाना खाते देखा था। पुलिस वाला बहुत हैरान हुआ। उसने हम दोनों को बेवकूफ समझा और उस केस को बंद कर दिया और साइकियाट्रिस्ट को हम दोनों पर नजर रखने के लिए कहा। शाम को बेन उठा और इधर उधर घूमकर मजाक करने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने नर्स के साथ मजाक करने के लिए मुझसे हमारे बिस्तर बदलने के लिए कहा और मैं मान गया क्योंकि मैं बहुत बोर हो चुका था और हम कुछ मजा करना चाहते थे। नर्स डॉक्टर द्वारा बताई गई दवा लेकर हमारे कमरे में आई। उसने बेन को एनेस्थेटिक्स और मुझे सेडेटिव्स के इंजेक्शन लगाए और मैं सो गया। फिर पुलिस वाले ने सुबह मुझे जगाया। पूरा कमरा खून से लथपथ था। बेन मेरे बिस्तर में लेटा हुआ था। उसका सिर काट दिया गया था और उसके शरीर पर चाकुओं से वार किए गए थे। मैं चिल्लाया कि गेस्ट 666 ने ऐसा किया। पुलिस वाले ने मुझसे पूछताछ की। अगर मैंने उस इंसान को देखा हो
और मैं बेन के बिस्तर पर क्यों सोया था। मैंने उसे हमारे कल के मजाक के बारे में बताया कि हमने जगहों की अदला बदली की थी और इंजेक्शन लगने के ठीक बाद मैं बेहोश हो गया। पूछताछ खत्म हुई और मुझे एक बूढ़े आदमी के पास दूसरे कमरे में ले जाया गया। वहां बदबू आ रही थी, इसलिए मैंने अस्पताल में घूमने का फैसला किया। जब मैं गार्ड की टेबल के पास से गुजर रहा था तब मैंने वहां कुकीज देखी और तुरंत ही मुझे गेस्ट 666 और उसके साथी के बारे में सब कुछ याद आ गया। वे ही थे जो मुझे जहर देना चाहते थे, लेकिन बेन ने मेरा दलिया खा लिया। और रात के समय भी वे ही थे जिन्होंने उसे मार डाला, क्योंकि वह मेरे बिस्तर पर सो रहा था। मैं डरा हुआ था। तभी गार्ड मेरे करीब आया और उसे डर लगा हुआ था कि कहीं मुझे कुछ याद तो नहीं आ गया। उसने मुझे टॉयलेट जाकर अपना मुंह धुलने को कहा। मैं समझ गया कि वह मुझे सुनसान जगह पर ले जाकर मार डालना चाहता है। मैंने नाटक किया जैसे मुझे कुछ याद ही नहीं है और बस मैं अपने कमरे में वापस जाना चाहता हूँ। गार्ड ने मेरा साथ दिया और बिस्तर पर चढ़ने में मेरी मदद भी की। मैंने उसको शुक्रिया बोला, लेकिन उनके जाते ही मैं डर की वजह से रोने लगा। मैं मरना नहीं चाहता था और मुझे यह भी नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। वह बूढ़ा आदमी, उसका नाम स्क्वाड्स था, वह मुझे दिलासा देने लगा। मैंने उसे अपनी परेशानी के बारे में बताया। स्क्वाड्स एक पूर्व CIA एजेंट था और उसने मेरी मदद करने का वादा किया। पहले तो उन्होंने मुझे पुलिस को बुलाने की सलाह दी। मैंने उस पुलिस वाले को फोन किया और बताया कि मुझे सब कुछ याद आ गया। पुलिस अधिकारी आए और सभी को पूछताछ के लिए इकट्ठा किया। सफाई वाली महिला रोने लगी और गार्ड उसे दिलासा देने लगा। मैंने अधिकारियों से कहा कि वही महिला गेस्ट 666 है और गार्ड उसका साथी था, लेकिन पुलिस वाले ने मुझ पर विश्वास नहीं किया क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था। उन्होंने सोचा कि चोट लगने के कारण मैं पागल हो गया हूँ। पुलिस वाला मुझे वापस मेरे कमरे में ले आया। जब स्क्वाड्स ने पुलिसकर्मी को देखा तो उसने खुशी से उसे गले लगा लिया और याद करने लगा कि कैसे वे दोनों वियतनाम में एक साथ लड़े थे। लेकिन पुलिस वाला हैरान था कि उसने कहा कि वह उस समय पैदा भी नहीं हुआ था। बूढ़े व्यक्ति ने नाटक किया कि उससे पहचानने में गलती हुई है और पुलिस वाला वहां से चला गया। मैं समझ गया कि बूढ़े व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया। स्क्वाड्स के हाथ में पुलिस वाले का फोन था। जाहिर है जिस समय उसने उसे गले लगाया उसने धीरे से उसका फोन निकाल लिया। लेकिन मुझे अब तक समझ नहीं आया कि उन्हें इस फोन की जरूरत क्यों पड़ी। स्क्वाड्स ने मुझे गेस्ट 666 को पकड़ने के प्लान के बारे में बताया और मैं मान गया क्योंकि यह जिंदा रहने का एकमात्र तरीका था। हम अस्पताल के बेसमेंट में आ गए। स्क्वाड्स ने गेस्ट के लिए एक जाल बनाया। उन्होंने मुझे अस्पताल के गार्ड को फोन करने और उन्हें यह बोलने के लिए कहा कि मैंने अपना फोन जमीन पर गिरा दिया है और मैं उसे उठा नहीं पा रहा हूं। मैंने ऐसा ही किया। इस बीच पुलिस स्टेशन में उस पुलिस वाले को पता चल गया कि उसका फोन खो गया है और उसने एक IT वर्कर से उस फोन की लोकेशन ढूंढने को कहा। लोकेशन का पता चलने के बाद वह अपना फोन लेने के लिए अस्पताल आया। मैं उसका चारा बनकर वहां बैठ गया और वह बूढ़ा आदमी उसको पकड़ने के लिए छिपा हुआ था और गेस्ट 666 को पकड़ने के लिए तैयार हो गया। हमने लिफ्ट के पास किसी को आते सुना। फिर लिफ्ट खुली और मैंने पुलिस वाले को देखा। वह अपने फोन की वजह से मुझे गुस्से में चिल्ला रहा था। उसने फर्श से अपना फोन उठाया और हमारा जाल काम कर गया। बॉक्स पुलिस वाले के ऊपर गिरा और उसे मार दिया। मैंने स्क्वाड्स को उसकी बेवकूफ़ी की वजह से बहुत चिल्लाया, लेकिन वह एक दोषी बच्चे की तरह हैरान खड़ा हुआ था। उसकी प्लानिंग के हिसाब से पुलिस वाले को थोड़ी देर बाद पहुंचना था। अचानक हमने फिर से लिफ्ट की आवाज़ सुनी। दरवाज़ा खुला और हमने बेन का सिर देखा और सिर बात करने लगा। उसने हमें बताया कि उस रात गेस्ट 666 उसे पेन किलर्स के कारण नहीं मार पा रहा था और फिर उसने मेरा सिर अलग करके उसे बॉक्स रूम के अंदर छुपाने का फैसला किया। बूढ़े ने सुझाव दिया कि हम बेसमेंट से बाहर निकल जाएं। हम लिफ्ट के अंदर आए और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। अचानक टीवी चालू हुआ और हमने गेस्ट 666 को देखा। उसने कहा कि अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं तो हमें लिफ्ट को चालू करना होगा। उसने यह भी कहा कि पहली हिंट बेन के सिर में है। हमें फर्श पर पानी दिखाई दिया। मुझे एहसास हुआ कि अगर हम वहां से नहीं निकले तो हम डूब जाएंगे। पानी बढ़ रहा था। स्क्वाड्स ने कुछ करने का फैसला किया। उसने हथौड़ा पकड़ा और बेन का सिर फोड़ दिया।
उसके अंदर एक चाबी थी। इस चाबी से बिजली का बोर्ड खुल गया। जब हम अंदर गए तो मैं डर के मारे जम गया। लिफ्ट के लिए एक्टिवेटर में मेरी माँ थी। अगर हम एक्टिवेशन चालू करते तो करंट पूरा उनके शरीर में जाएगा और लिफ्ट काम करना शुरू कर देती, लेकिन मेरी मॉम मर जाएंगी। स्क्वाड स्विचर के पास गया, लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया और हम दोनों पानी में गिर गए। वह एक्टिवेशन का स्विच ऑन करना चाहता था और मैं उसे ऐसा करने नहीं दे सकता था, और मैंने उसे पकड़ रखा था। पानी बढ़ता रहा और स्क्वाड्स डूब गया। मैं ऊपर चढ़ गया और अपनी माँ को गले से लगा लिया। मुझे नहीं पता था कि अभी क्या करना है। मारिया ने अपनी आंखें पूरी तरीके से बंद कर ली। जैसे ही वह एक पावरफुल इलेक्ट्रिक करंट की लपेट में आई, कोई अजीब इंसान उसके सामने खड़ा था। उसकी हुडी पर एक साइन था जिस पर एंटी गेस्ट 666 लिखा था। मारिया ने यह समझा कि वह पुलिस स्टेशन में है, पर उसे यह याद नहीं था कि वो वहां कैसे पहुंची। एक दूसरा आदमी व्हाइट रोब में अंदर कमरे में आया। उसने अपना लेदर का सूटकेस खोला और यह सोचने लगा कि उस 3 में से कौन सी सिरिंज यूज करनी है। आखिरकार उसने हरे रंग को लिया और इंजेक्शन बनाया। मारिया का सर घूमने लगा और उसकी सारी यादें वापस आने लगी। उसे तब की याद आई जब वह 15 साल की थी। एक घर, सबसे गरीब पड़ोस में गैर जिम्मेदार माता पिता। उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था बजाय कि वो अपना खाली समय बाहर बिताती थी। और वह खुद और एक उसका दोस्त जिसका नाम मैनसन था। उसका निकनेम जिंजर था। वह शहर का सबसे बड़ा गुंडा था। उसके पापा जेल में थे। उन्होंने किसी पुलिसमैन का मर्डर कर दिया था और जिंजर को इस बात पर गर्व था। और मारिया को भी याद है कि जिंजर को सुपरमार्केट से मिठाइयाँ चुराने की आदत थी और फिर वह मिठाइयाँ वो मारिया को लाकर दे देता था। उसे खुद को तो मिठाइयाँ पसंद नहीं थी, पर उसे कच्चा मीट जो कि खून से कवर्ड हो वो खाना पसंद था। मारिया को मैनसन का ये बर्ताव कुछ खास पसंद नहीं था, पर अंदर से उसे लगता था, उससे एक उम्मीद थी कि वह बदलेगा और एक अच्छा आदमी बनेगा। एक बार जिंजर एक शॉप में गया, हमेशा की तरह कुछ चुराने, और मारिया उसका बाहर इंतजार कर रही थी। अचानक से एक आदमी सुपरमार्केट से बाहर भागता हुआ आया और पुलिसमैन उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहा था। वो गली के पीछे किसी रोड पर भाग गए। माशा उनके पीछे भागी। वहां उसने देखा कि जिंजर पुलिसमैन के ऊपर गन ताने खड़ा है और ऑफिसर अपने हाथ ऊपर करके उसे कह रहा है कि उसे शूट ना करे। जिंजर का चेहरा थोड़ा सा अजीब था। माशा की तरफ उसने गोली चला दी और पुलिसमैन नीचे गिर गया। माशा उस जगह से चली गई और उसने अपने आप को एक कमरे में बंद करके कंबल के अंदर छुपा लिया। थोड़ी देर बाद ही पुलिस का एक समूह उसके घर आया और उसे सवाल जवाब करने लगा। और उसके माता पिता से ऑफिसर्स ने पूछा कि उन्होंने क्या इस लड़के को देखा है और अगर हाँ तो वह कहाँ पर छुपा हुआ है, पर उन्होंने ना में जवाब दिया और ऑफिसर चले गए। रात हुई और माशा सोने चली गई। इधर उधर करवट ले रही थी और सो नहीं पा रही थी। अचानक से उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया और वह जिंजर था और उसके पास कुछ खाने को नहीं था। उसने माशा से कुछ खाने के लिए लाने को बोला। माशा उसे मना नहीं कर पाई और उसकी मदद करना शुरू कर दिया। वो खुद को भूखा रखकर घर से कुछ ब्रेड की स्लाइसेस चुरा रही थी। एक हफ्ते बाद जिंजर एक ही जगह पर बैठे बैठे बोर हो रहा था और उसने उस लड़की को लाइब्रेरी से कुछ किताबें लाने को कहा। समय के साथ साथ वो उन किताबों से जुड़ गया और 2 साल में शहर की लाइब्रेरी की सारी किताबें पढ़ ली। एक बार माशा उसके लिए साइकोलॉजी ऑफ मैनिपुलेशन एंड हिप्नोसिस की किताब लेकर आई थी। जब जिंजर ने उस मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ा तो उसे एक आइडिया आया कि दूसरों को कैसे अपने वश में किया जा सकता है। एक दिन मारिया बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ गई थी। गली के कुछ गुंडों ने उसके माता पिता की हत्या कर दी थी और वो डिप्रेशन में चली गई और उसकी हालत काफी खराब हो गई थी। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। जिंजर ने यह डिसाइड किया कि उसकी इस हालत का इस्तेमाल करके उसे अपने टीम में शामिल कर ले, और जिसे फ्री गेस्ट 666 का टीम भी कहा जाता है। उसका मुख्य लक्ष्य यह था कि वह अपने दुश्मनों से बदला लेना चाहता था। मैनसन ने मारिया के माता पिता के हत्यारों को ढूंढ लिया और उन्हें जबरदस्ती बेस में ले आया। उसने अपना चाकू निकाला
और माशा को दिया और उसे ऑर्डर किया कि वह उन्हें मार दे। उसने दोनों को मार दिया और अच्छा महसूस किया। उसने इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया कि वह अपना पास्ट भूल चुकी है और उस टीम का हिस्सा बन चुकी है। जैसे जैसे समय बीत रहा था, उनकी टीम बड़ी हो रही थी और मजबूत भी। मैनसन उनका ब्रेन वॉश कर रहा था, उनको यूनिफॉर्म जारी कर रहा था और वह नए गेस्ट 666 बन रहे थे। सुरक्षा के तौर पर कोई किसी का चेहरा नहीं देख सकता था। एक सच्चे मैनिपुलेटर होने के नाते मैनसन ने सबको मना लिया कि वह शहर की सफाई करने के लिए चुने गए हैं। ऐसे लोगों की सफाई जो उनकी इज्जत नहीं करते। एक बूढ़े आदमी ने उनमें से यह शिकायत की कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोई अपनी सीट भी नहीं देता है और टीम के लोगों ने ऐसे नागरिकों को मारना भी शुरू कर दिया जो कि बस में अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। एक दूसरी गेमर बूढ़ी औरत ब्रॉल स्टार्स में लगातार हार रही थी और अपने पोते के साथ मिलकर दूसरे गेमर्स को भी मार रही थी। एक सेल्स वुमेन सुपरमार्केट में से हर एक असभ्य ग्राहक को सजा दे रही थी। सारे अपराधी क्राइम सीन पर अपना सिग्नेचर छोड़ रहे थे। वह भी पीड़ित के खून से लिखा हुआ था। पुलिस इस टीम के किसी भी आदमी को पकड़ नहीं पाई और उन्हें एक पूरा नया डिपार्टमेंट बनाना पड़ा जिसका नाम एंटी गेस्ट 666 था। कर्नल ब्लैट स्पेशल डिपार्टमेंट के इंचार्ज थे। सबसे पहले कर्नल ने लाइब्रेरी चेक करने का फैसला किया। उसने वहां यह देखा कि एक अजीब सी दिखने वाली लड़की काफी सारी साइकोलॉजी बुक ले रही है। ब्लैट माशा के पीछे एक सर्विलेंस लगा दिया और उसने पाया कि वह अपने अपार्टमेंट के बेसमेंट में बहुत बार जाती है। संयोग से यह जगह कुछ अजीब से लोगों का मिलने का मीटिंग पॉइंट था। पुलिस उसी वक्त का इंतजार कर रही थी जब सारे टीम के सदस्य इकट्ठा होंगे और पुलिस रेड शुरू करेगी। पुलिस ने बहुत सारे गैस ग्रेनेड्स बेसमेंट में फेंके और तूफान शुरू कर दिया। आधे सदस्य जिंजर के साथ स्पेशली बनाई हुई सुरंग के सहारे बाहर चले गए। जब स्क्वाड ने एंटर किया तो मैनसन ने उस दरवाजे को बंद कर दिया जो कि सुरंग की तरफ जाता है, जबकि माशा और कुछ बचे हुए सदस्य ने पुलिसमैन पर चाकू से जमकर भड़ास निकाली। उन सबको खत्म करना था, लेकिन अकेली माशा ही बची थी। जैसे ही माशा की याददाश्त वापस आई, माशा शॉक में थी। क्या वह सच में किसी टीम का हिस्सा बन सकती है? क्या वह इन लोगों का मर्डर कर सकती है? डॉक्टर ने उसे साफ साफ बताया कि जिंजर ने सब जानबूझकर किया है और वो ऐसे लोगों को देख रहा था जो कि लगातार किसी न किसी तनाव में थे और उनका ब्रेन वॉश करना आसान था। ब्लैट ने उसे उस वीडियो सर्विलेंस की फुटेज दिखाई जिसमें जिंजर गली में खड़ा होकर कुछ गुंडों को पैसे दे रहा था जो कि बाद में माशा के माता पिता को उसी जगह पर मारने वाले थे। जिंजर ने ऐसा इसलिए किया ताकि माशा डिप्रेशन में चली जाए और उस पर कंट्रोल करना जिंजर के लिए आसान हो जाए। माशा कांप रही थी। क्या यह सच है? क्या उसका सबसे अच्छा दोस्त उसके साथ यह सब कर सकता है? उसने रोना शुरू कर दिया। ब्लैट ने उससे डबल एजेंट बनने का ऑफर दिया और वो इस काम के लिए तुरंत ही मान गई। वो टीम के सदस्यों के सोचने के तरीके को जानती थी और वह उनमें से सबको बहुत आसानी से पकड़ सकती थी। पुलिस ने अपराधियों को क्राइम सीन पर ही पकड़ना शुरू कर दिया और उनमें से किसी को नहीं पता था कि जिंजर कहाँ है, उनका मसीहा कहाँ छुपा है। एक दिन उन्होंने एक और मेंबर को पकड़ा जो कि बूढ़ा आदमी था। पूछताछ में उसने बताया कि एक गेमर बूढ़ी औरत जिंजर को खाना देती थी। उसे पता होगा कि वह कहाँ पर छुपा है। पुलिस ने आखिरी टीम के सदस्य के पीछे एक सर्विलेंस लगा दिया। बूढ़ी औरत मुझे मारना चाहती है, लेकिन मैं बच गया और हॉस्पिटल आ गया। एंटी गेस्ट ने यह समझा कि वह मुझे खत्म कर देगी क्योंकि मैं अकेला ही विटनेस था और उन्होंने पूरे हॉस्पिटल की जांच करना शुरू कर दिया। माशा जो नर्स के कपड़ों में थी, उसने इंजेक्शन बनाया और मेरी देखभाल करने लगी। वह गेस्ट के हमले का इंतजार कर रही थी ताकि वो उसे पकड़ सके। जब मैं और मेरी मम्मी पानी के नीचे फंसे हुए थे, उस वक्त भी माशा ने हमें बचाया। वो हमारे पास तैरती हुई आई थी, हमारे लिए ऑक्सीजन मास्क लेकर आई और हमारे मुंह पर लगा दिया था। पुलिस ऑफिसर पानी से छुटकारा पा लेते हैं और एक बूढ़ी औरत और उसके पोते को क्राइम सीट पर गिरफ्तार कर लेते हैं। पूछताछ के दौरान ग्रैनी ने पुलिस स्टेशन में उस लोकेशन का नाम बताने से साफ इनकार कर दिया जहां पर जिंजर छुपा हुआ है। डॉक्टर ने सच बताने का इंजेक्शन लगाया। उसके बाद उसने सब कुछ बता दिया। ब्लैट बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया था जब उसे पता लगा कि जिंजर का नया बसेरा उन्हीं के पुलिस स्टेशन के बेसमेंट में है। सभी लोग बेसमेंट की तरफ भागे, पर यह जिंजर वहां से पहले ही निकल चुका था।
एक टीवी स्क्रीन चालू हुई। इसमें गेस्ट 666 था और वह उन पर हंस रहा था। वह गेस्ट जिंजर मैनसन खुद ही था। दरवाजे को बंद कर दिया गया और गेस्ट 666 ने बंदी बने हुए लोगों को एक सर्वाइवल गेम खेलने के लिए ऑफर किया। गेस्ट 666 अभी भी वहीं पर था। हमारी जिंदगी खतरे में थी। उन्होंने हमारे लिए एक घर का इंतजाम किया और सुरक्षा के लिए पुलिस भी थी। हम वैसे तो बिल्कुल सुरक्षित थे, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे काफी घबराहट हो रही थी। मैं रात में भी एक बार उठा क्योंकि मुझे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। मैं उठा और चुपचाप खिड़की के पास आया। मैंने देखा कि जो पुलिसमैन हमारी रक्षा कर रहे थे वह जमीन पर लेटे हैं। गेस्ट 666 जरूर हमारे पास आए होंगे। मैं अपनी मॉम के कमरे की तरफ भागा, लेकिन पहले ही काफी देर हो चुकी थी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैंने गेस्ट्स को देखा जो उनके बेड के पास खड़े हुए थे। उसने मेरी मम्मी को मार दिया। मैं उस पर बरसने ही वाला था, लेकिन किसी ने मेरे सर पर पीछे से वार कर दिया। सब कुछ अंधेरा हो गया। मैं नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। पुलिस वाले और एंटी गेस्ट ग्रुप उस तहखाने से बाहर निकलने के रास्ते ढूंढते हुए अंधेरे में चल रहे थे। कहीं से एक दीवार उनके सामने आई और उनके तरफ बढ़ने लगी। सभी ने भागना शुरू कर दिया और अचानक से उन्होंने खुद को एक कमरे में पाया जिसमें एसिड से भरा पुल था। टीवी स्क्रीन चालू हुई और गेस्ट 666 ने उन्हें हिंट दिया कि यह एक जाल है और उन्हें या तो यह टेस्ट पास करना होगा या मरना होगा। छत पर एक पुरानी जंग लगी सीढ़ी लगी हुई थी। बूढ़ा पुलिस वाला बिना कुछ सोचे उस सीढ़ी से लटक गया और जल्दी से दूसरी तरफ चला गया। वहां दीवार पर एक लीवर था जिससे एक सीढ़ी को नीचे करना था और दरवाजा खोलना था। पुलिस वाले ने लीवर को पकड़ लिया, लेकिन अचानक से उसे बहुत जोर से बिजली का झटका लगा। वह उछल गया और सीधे एसिड के पूल में गिर गया। एसिड का लेवल बढ़ गया और एक सीढ़ी नीचे हो गई और दरवाजा खुल गया। गेस्ट 666 ने उन लोगों पर हंसना शुरू कर दिया क्योंकि वे पूल के ऊपर रखी हुई कुछ चट्टानों को आसानी से गिरा सकते थे और एसिड का लेवल ऊपर कर सकते थे। वो ग्रुप आगे बढ़ता रहा और जल्द ही वे एक अजीब से कम रोशनी वाले कमरे में घुस गए जहां दीवारों से गैस के पाइप जुड़े हुए थे। उस कमरे में 2 दरवाजे थे और उनमें से एक के पीछे पुलिस वाले की पत्नी बंद थी। टीवी स्क्रीन फिर से चालू हो गई और गेस्ट की हंसी फिर से सुनाई देने लगी। उसने अपने विक्टिम्स को सही दरवाजा चुनने का मौका दिया। पुलिस वाला अपने घुटनों पर गिर गया और अपनी पत्नी को बचाने के लिए कर्नल से बोला, लेकिन कर्नल को यकीन हो गया कि यह एक जाल है। उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और 2 अलग अलग दिशाओं में अलग अलग भागने लगे। जब पुलिस वाले ने अपने चुने हुए दरवाजे को खोला तो वह ईंट की दीवार से टकरा गया और पता चला कि उसकी पत्नी सिर्फ एक होलोग्राम थी। कमरे में जहरीली गैस भरने लगी। बेचारा दूसरे दरवाजे की ओर भागने लगा, लेकिन वह नहीं पहुंच पाया। माशा ने उस गैस से खुद को बचाने के लिए दरवाजा बंद कर दिया। फिर वे एक अंधेरे कमरे में पहुंच गए और यह कमरा शुरुआत में बहुत शांति भरा था, लेकिन फिर सायरन की एक तेज आवाज उन्हें बहरा कर दी और वे दोनों घबरा गए। वे अपने कानों में दर्द सहन नहीं कर पाए और दोनों बेहोश हो गए। मैंने जैसे ही अपनी आंखें खोली, सबसे पहले मैंने माशा और कर्नल को देखा। दोनों किसी अजीब मशीन से जुड़े हुए थे और मैं उनके ठीक ऊपर लटका हुआ था। मैं जोर से चिल्लाया और उन दोनों को जगाने की कोशिश की। टीवी स्क्रीन फिर से चालू हुई और फिर उसने हमसे कहा कि हमें किसी एक को चुनना होगा जो अब मरेगा। कमरे में कुछ आवाज हुई और आरी घूमने लगी। मैं जिस हैंगर से जुड़ा हुआ था वह नीचे की तरफ आने लगा। कर्नल ने यह देखा और तेजी से उसे अपनी तरफ खींच लिया। मेरी तरफ से आरी हट गई, लेकिन कर्नल का चेहरा 2 टुकड़ों में कटने वाला था। जिंदा रहने के लिए उसने बिजली की आरी को दूसरी तरफ ढकेला। माशा चिल्लाई और तभी आरी ने उसके माथे को छू लिया। उसने घबरा कर उसे धकेल दिया और आरी वापस मेरे पास आ गई। कर्नल माफी मांगने लगा और मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मरने के लिए मुझे चुना है। खुद को मरता देखकर मेरा दिमाग अचानक चलना शुरू हो गया और मैं यह सोचने लगा कि कैसे जिंदा रहना है। मेरी सारी यादें और ख्याल मेरे दिमाग में घूमने लगी। मैंने चारों तरफ देखा और जोर से कर्नल ब्लैट से कहा कि मुझे पता है कि गेस्ट को कैसे ढूंढना है।
और इस जगह से कैसे बचना है। बिना कुछ सोचे ब्लैक ने अपनी बाहों को मजबूत किया और आरी ने माशा को काट डाला। चेन खुल गई, मैं नीचे गिर गया और कर्नल ने मुझे खड़ा होने में मदद की। मैंने वेंटिलेशन शैफ्ट की ओर इशारा किया और हम उसके अंदर चले गए। डर के मारे हम बहुत तेजी से रेंगते हुए सीधे पुलिस चीफ के ऑफिस में निकले। कर्नल ब्लैक ने कहा कि बिल्डिंग के सभी तहखानों में माइनिंग की गई थी। चीफ घबरा गया। उसने जल्दी से सैपर टीम को बुलाया और वे सभी बेसमेंट की ओर भागे, लेकिन ग्रुप को ना तो वहां मॉनिटर मिले ना ही बॉम्ब्स। वह बहुत साधारण तहखाना था और उसमें दरवाजे की जगह दीवार थी। कर्नल ने एक लकड़ी की कुर्सी पकड़ी और दीवार पे मारने लगा और सबको यह दिखाने की कोशिश करने लगा कि वह सही है। मैंने उन्हें समझाने की भी कोशिश की कि हम सच में गैस के जाल में फंस गए थे, लेकिन पुलिस चीफ सुनना ही नहीं चाहते थे और हमें वहां से जाना पड़ा। जैसे ही हम बिल्डिंग से बाहर निकले, कर्नल ने मेरा कॉलर पकड़ लिया और मुझसे सब कुछ सच सच बताने को कहा। मैंने उसे बताया कि जब हम पर हमला किया गया था और हम घर में छिपे हुए थे, तब मैंने एक गेस्ट के बेल्ट पर एक पुलिस रेडियो लटका हुआ देखा और उस रेडियो पर एक नंबर भी था। ब्लैक पूरी तरह से हैरान हो गया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, यह पुलिस चीफ का रेडियो था। अब यह पता चल गया था कि कैसे वे उस घर को ढूंढने में कामयाब रहे। अचानक कर्नल मुस्कुराने लगा और मुझे बिल्कुल में समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन फिर वह मेरे पास आया और फुसफुसाकर मुझसे भी मुस्कुराने का नाटक करने को कहा, जैसे कि हम बस मजे कर रहे हैं। फिर हम पार्क गए। मैंने पूरे टाइम ब्लैक की नकल करने की पूरी कोशिश की। हमने आइसक्रीम खरीदी और मेरी गो राउंड में बैठ गए और तभी कर्नल ने मेरे कान में फुसफुसाकर हमारी बर्ताव की वजह बताई। मैं कांपने लगा। हम बड़ी मुसीबत में थे, लेकिन हमें एक साथ इसका सामना करना था और भीड़ भाड़ वाली जगह पर ही रहना था। जैसे जैसे रात हो रही थी, लोग पार्क छोड़कर जाने लगे और हमारे पीछे आने वाले गेस्ट बढ़ गए। हम घबरा गए और कर्नल के घर की ओर भागने लगे, लेकिन वे हमारा इंतजार कर रहे थे। ब्लैक ने बंदूक निकाली और इन दो लोगों को मार डाला। मैंने उनके मुखौटे उतारे और देखा कि ये दोनों मेरे ही स्कूल के प्रोफेसर हैं। कर्नल ने कहा कि हमें जल्दी से उनकी पोशाक पहन लेनी चाहिए और उन लाशों को घसीटते हुए हम ब्लैक के अपार्टमेंट के अंदर ले गए। उसने उन पर गैसोलीन डाला और उन्हें जला दिया। अपार्टमेंट तुरंत जल गया। जब हम बिल्डिंग से बाहर आए तो गेस्ट हमारे पास आए और कर्नल ने उन्हें बताया कि काम हो गया। इन दोनों ने हमें बधाई दी और हमें उस मिनीवान तक ले गए जो सड़क के दूसरी तरफ हमारा इंतजार कर रही थी। हम अंदर चढ़े और अनजान मंजिल की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन जब हम वहां पर पहुंचे तो कर्नल घबरा गया क्योंकि वह इस जगह को जानता था। हम चुपचाप कार से उतरे और घर के अंदर गए। मीटिंग अभी चल ही रही थी। मैनसन सभी गेस्ट और पुलिस चीफ को भाषण दे रहा था कि उनके मरने के बाद एक अच्छा जीवन उनका इंतजार कर रहा है और वे सब उस पर यकीन कर रहे थे। बेसहारा और बिखरे बालों वाला एक आदमी कुर्सी पर बंधा हुआ था। कभी कभी वह पुलिस चीफ के घर के आसपास शराब पीता हुआ दिखता था। एक आदमी ने अपना चाकू उठाया और उसे मारने ही वाला था, तभी एक गोली चल गई। गोलियों की आवाज सुनकर भीड़ भड़क गई और सभी गेस्ट भागने लगे। हमने अपने मुखौटे उतार दिए और कमरे के बीच में चैन से खड़े हो गए कि हमने मैनसन को पकड़ लिया। मैनसन ने खुद से जाने का फैसला किया और अचानक से उसने एक ग्रेनेड निकाला और पिन खींच ली। कर्नल ने झट से मुझे पकड़ लिया और हम सोफे के पीछे छिप गए। मैनसन के टुकड़े टुकड़े हो गए और हमने सोचा कि यह पागल की कहानी खत्म हो गई है, लेकिन अचानक से मैनसन के पिता और उसकी दादी कमरे के अंदर आई। 10 साल हो गए हैं और उस समय मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज में पढ़ रहा था। मैंने अपने यूनिवर्सिटी में एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ले ली थी और बिल्डिंग के तहखाने में एक सीक्रेट लेबोरेटरी बनाई हुई थी। मेरी टाइम मशीन लगभग तैयार हो चुकी थी, लेकिन मुझे प्लूटोनियम नहीं मिल रहा था जो इसके लॉन्चिंग के लिए सबसे जरूरी हिस्सा था। मुझे कुछ समय पहले पता चला कि यहाँ केमिस्ट्री लैब में प्लूटोनियम है और एक बार मेरी नाइट शिफ्ट के दौरान मैंने इंतजार किया जब तक कि सभी लोग चले नहीं गए। मैं लैब के अंदर घुस गया
और उस प्लूटोनियम को ले लिया। लेकिन अचानक से केमिस्ट्री की प्रोफेसर लैब में आ गई। वह शायद कुछ भूल गई होगी और उन्होंने मुझे क्राइम सीन पर ही पकड़ लिया। उसने पुलिस को फोन करने के लिए फोन निकाला और मैं उसे मना कर रहा था कि ऐसा ना करे। मैंने समझाया कि मैं उस प्लूटोनियम को बस इसलिए चुराना चाहता था क्योंकि मैं रॉब्लॉक्स को पूरी तरह तबाह होने से बचाना चाहता हूँ। केमिस्ट्री की प्रोफेसर, उसका नाम इलेडियल था, उसने मुझ पर विश्वास नहीं किया और सबूत मांगा। मैंने उसे तहखाने में अपनी लैब में आने को कहा, उसे गेस्ट 666 के बारे में सब कुछ बताया और हूलिगैन मैनसन के बारे में भी, जिसने इसे बनाया। पुलिस वाले की हत्या करने के कारण वह कई वर्षों से तहखाने में बंद था और वह खुद से साइकोलॉजी पढ़ रहा था और लोगों को कैसे मैनिपुलेट करते हैं यह भी सीख रहा था। मैंने उसे यह भी बताया कि मेरे स्कूल के दौरान इस पागल की वजह से एक ग्रैनी ने मेरा मर्डर लगभग कर ही दिया था, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गया और अस्पताल पहुंच गया। फिर मैंने उसे बताया कि कैसे वह ग्रैनी दोबारा मुझे और मेरी माँ को ढूंढने में कामयाब रही और हमें अपने जाल में फंसा लिया। लेकिन हम फिर से बच गए क्योंकि मैनसन की पुरानी फॉलोअर माशा, जो एंटी गेस्ट ग्रुप से थी, उसने हमें आखिरी समय में ढूंढ लिया और हमें बचा लिया। इस पागल ग्रैनी को अरेस्ट कर लिया गया, जबकि मैं और मेरी मॉम को एक क्लासिफाइड घर में रखा गया, हमें मेन गेस्ट 666 से बचाने के लिए। लेकिन यह भी पूरा प्लान बेकार हो गया क्योंकि पुलिस चीफ भी उसी पंथ का एक हिस्सा था। उसने मेरी माँ को अपने ही हाथों से मारा है। कल मुझे बेसमेंट में लाया गया जहां वह चीफ मैनसन के साथ एंटी गेस्ट्स को टॉर्चर कर रहा था। माशा मर गई थी, लेकिन मैं और कर्नल ब्लैक हम वेंटिलेशन शाफ्ट के माध्यम से बचकर निकल गए थे। हम गेस्ट्स के पंथ के रूप में आए थे और हम गेस्ट्स की मीटिंग में आए जहां कर्नल ने पुलिस चीफ को मार दिया। लेकिन मैनसन ने यह डिसाइड किया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने अपने हाथ में ग्रेनेड का एक विस्फोटक लिया। उसी क्षण मैनसन की दादी और उसके पिताजी जेल से कुछ टाइम पहले भाग गए थे, वह दिखाई दिए। मैनसन ने जरूर अपने फॉलोअर को आदेश दिया होगा कि वह उनके भागने का प्लान बनाए। कर्नल ब्लैक मर गए, जबकि मुझे पेट में एक बहुत गहरा घाव था और कुछ नए स्कार मेरे चेहरे पर आ गए। मैं खिड़की से भागने में कामयाब हो गया। यह पागल गेस्ट मुझे और भी कुछ घंटों के लिए पूरे शहर में ढूंढ रहे थे। कर्नल ब्लैक, काश उनकी आत्मा को शांति मिले। उन्होंने सब कुछ पहले ही देख लिया था और गेस्ट मीटिंग में जाने से पहले उन्होंने मुझे टेलीफोन नंबर दिया था। कर्नल ने मुझे कहा था कि अगर मुझे किसी भी मदद की जरूरत हो तो मैं इस नंबर को डायल कर लूं। मैंने वैसा ही करा। एक बूढ़े आदमी मुझे लेने आए। वह कर्नल के पिता थे। उन्होंने मुझे जल्दी से मेरे पैरों पर खड़ा कर दिया, मेरे लिए एक नया पासपोर्ट बनवाया और मैं उनके साथ रहने लग गया। उस बूढ़े आदमी के साथ हम गेस्ट 666 की सारी गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। मैनसन के पिता उनके उत्तराधिकारी बने और उनकी दादी उनका दाहिना हाथ बनी। हमने यह समझा कि टीम अपने सारे शक्तियों को जोड़ रहा है। उनके पास पुलिस डिपार्टमेंट के भी सदस्य थे, फायरमैन और पैरामेडिक्स और रॉब्लॉक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी। हमें पता था कि इस समय पर उनको रोकने में सफल नहीं हो सकते। हमें समय में पीछे जाना पड़ेगा। मैनसन के बचपन में उसे रोकने के लिए ब्लैड के पिता ने मुझे यूनिवर्सिटी में जाने के लिए मदद की ताकि मैं कुछ नई तकनीकों के बारे में जान सकूं, जो कि मुझे टाइम मशीन बनाने में मदद करेगी। इलेडियल वहां खड़ी थी और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह गेस्ट 666 से घिरी हुई है। उसने यह समझा कि उसकी हत्या अब किसी भी क्षण हो सकती है। मैंने उसे सुझाव दिया कि वह हमारी मदद करे और वह मान गई। मैंने एक बल्ब प्लूटोनियम के साथ मशीन के अंदर डाल दिया और उसे चालू कर दिया और वह काम करने लग गई। लेकिन मुझे ज्यादा आइडिया नहीं था कि उसे टेस्ट कैसे किया जाए। इलेडियल ने मुझे बताया कि हम एक एक्सपेरिमेंटल माउस एक छोटे से विस्फोट के साथ भूतकाल में भेज सकते हैं। उसने कहा कि अगर वह माउस भूतकाल में जाकर फट गया तो वह डैमेज के कुछ निशान यहाँ जमीन पर आज के समय में छोड़ देगा। मुझे उसका यह आइडिया बहुत अच्छा लगा और हमने एक छोटा एक्सप्लोसिव टाइमर के साथ बनाया और फिर उसे मुंह के साथ जोड़ दिया और फिर उस माउस को मशीन में लगा दिया। एला ने तब का डाटा एंटर किया जब लेबोरेटरी बेसमेंट में बनी भी नहीं थी। उसने स्टार्ट बटन दबाया और मशीन ने काम करना शुरू कर दिया। एनर्जी की स्ट्रीम्स जो कि मशीन के मुंह की तरफ बनने लगी और गायब हो गई। बॉम्ब को 10 सेकंड के बाद फटना था, हम यही उम्मीद कर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ।
फर्श पर जो होल होने वाला था वह नहीं दिखे और मैं समझ नहीं पाया कि यह टाइम मशीन जो मैंने बनाई है यह काम क्यों नहीं कर रही है। हम दोनों निराश होकर घर चले गए। अचानक से एला ने दीवार पर कुछ अजीब देखा। एक प्लम्बर की तस्वीर उस दीवार पर चिपकी हुई थी। वह यहाँ यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग के अंदर आतंकवादियों के माउस के द्वारा घायल हुआ था। वहां पर एक नोट लिखा हुआ था उसकी तस्वीर के नीचे, जिस पर यह लिखा था कि 11 साल पहले एक प्लम्बर बेसमेंट में गया कुछ फूड को रिपेयर करने और उसे वहां एक अजीब सा माउस मिला। उसने उसे उठाया उसे देखने के लिए, लेकिन अचानक उसके हाथों में वह फट गया। हमें लगा कि हमने एक सोचा समझा अपराध कर दिया, लेकिन एक सफल एक्सपेरिमेंट होने की खुशी में हमें वह गिल्ट इतना महसूस नहीं हुआ। हमने फिर से खुश होना शुरू कर दिया। हमने वह पूरी लंबी रात मैनसन की कुछ पुरानी खबरें इंटरनेट पर पढ़ते हुए बिताई, क्योंकि हमें वो एग्जैक्ट तारीख चाहिए थी जिस दिन उसने उस पुलिसमैन को मारा था। सुबह हम बेसमेंट में मेरी सीक्रेट लैब में चले गए और हमने उस टाइम मशीन को ऑन कर दिया। मैं उसके अंदर चला गया और एला उस मशीन को आज रात को लॉन्च करने वाली थी। मैंने अपने आप को एक खाली बेसमेंट की जमीन पर लेटा हुआ पाया। सब कुछ काम कर रहा था। उसके बाद फिर मैं बिल्डिंग के बाहर गया और मैंने उसी प्लम्बर को देखा और वह मेरी तरफ आ रहा था। मैं उसके पास गया और उसे कहा कि किसी भी अजीब माइस को बेसमेंट के अंदर ना छुए, वरना वह बिना हाथों के रह जाएगा। उसने मेरी तरफ देखा जैसे कि मैं कोई पागल हूं और मेरे पीछे भागने लगा। उसके बाद मैं सुपरमार्केट की तरफ गया जहां मुझे मैनसन को मिलना था, जिससे कि वह कोई अपराध ना कर दे। लेकिन मैं प्लान के मुताबिक थोड़ा देर से वहां पहुंचा, क्योंकि मैनसन पहले ही उस पुलिसमैन से बचता हुआ भाग रहा था। और फिर मैंने एक गन शॉट की आवाज सुनी गली में और अपराध हो चुका था। लेकिन मैं निराश नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि वह लड़का माशा की बिल्डिंग के बेसमेंट में बसेरा लेगा। मैं पुलिस डिपार्टमेंट में गया और उन्हें बताया कि मैनसन कहां पर छुपा है। पुलिस चीफ ने मेरा धन्यवाद किया और एक स्वैट ग्रुप को बेसमेंट में भेज दिया। वहां उन्होंने टीनेज मैनसन को अरेस्ट कर लिया और जेल में बंद कर दिया और सब कुछ अच्छा हो रहा था और मैं बेसमेंट में गया। फिर 12 बजे जो कि अपॉइंटेड टाइम था, उस समय का मैंने इंतजार किया। एला ने मशीन को ऑन कर दिया और मैं अपने रियल समय यानी कि वर्तमान में वापस आ गया। उसके बाद मैंने कर्नल के पिता को कॉल किया और उन्हें सब कुछ बताया कि क्या हो रहा है, और उन्होंने मुझे मैनसन के नए पास्ट के बारे में बताया। जब मैनसन जेल में था, उसने माशा को एक खत लिखा था और वह लड़की उसके पास जेल में जाती थी और उसके लिए खाना और कुछ किताबें भी लेकर जाती थी। और दूसरी विजिट में वह वही साइकोलॉजी की किताबें लेकर आई। मैंने अपना आपा खो दिया और मैंने एला को दोबारा समय में पीछे भेजने के लिए बोला और मैंने एक गैस की कैन को उठाया और उसकी मदद से लाइब्रेरी को आग के हवाले कर दिया। जब मैं वापस आया, मैंने फादर से दोबारा कांटेक्ट किया, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि मैनसन ने अपनी जेल की लाइब्रेरी में वही साइकोलॉजी की किताब ढूंढ ली और कुछ नहीं बदला। एला ने फर्श पर नोटिस करा कि बेसमेंट डैमेज है, जबकि मैंने प्लम्बर को बोला था कि किसी भी विस्फोटक माउस को टच ना करें। अचानक से बंद दरवाजा खुला और वही प्लम्बर मुझे दिखा। उसे मैं याद था उसी समय से जब हमारा मिलन हुआ था, जब मैंने उसे माउस को टच करने के लिए मना किया था और हमें उसे सब कुछ बताना पड़ा कि क्या हो रहा है। प्लम्बर की आंखें गोल हो गईं। उसने अपने हाथ जोड़े और हमें कहा कि उसे भी मदद चाहिए, क्योंकि उसका परिवार भी गेस्ट 666 के हाथों ही मारा गया था। और उसने हमारे सामने मदद की भीख मांगनी शुरू कर दी। उसने कहा कि उसे भी समय में वापस जाना है ताकि वह अपने परिवार को बचा सके। हमें बहुत दुख हुआ उस प्लम्बर के लिए और हमने निश्चय किया कि हम उसकी मदद करेंगे और उसे उस समय पर वापस भेजेंगे। और उसने अपनी पत्नी और बच्चों को सफलतापूर्वक बचा लिया और वापस आ गया। हम सही समय पर मशीन को एक बार फिर से लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन कुछ गलती हो गई। मैंने देखा कि प्लूटोनियम का टुकड़ा काफी छोटा हो गया था और ऐसा लगा कि इसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई थी। प्लम्बर समय देख रहा था और सोच रहा था कि हम उसे अब तक यहाँ वापस क्यों नहीं लाए। एला ने मुझे बताया कि यहाँ यूनिवर्सिटी बिल्डिंग में हमारे पास और प्लूटोनियम नहीं है और पास्ट से एक मैसेज फर्श पर दिखाई दिया, यह कहते हुए कि मेरी मदद करो।
आज रात बहुत ठंड थी और यह हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि जो कुत्ते इस बेस की रक्षा करते हैं वे गर्मी पाने के लिए अपने चैनल्स में चले गए थे। हम चुपचाप अंदर घुस गए। मैं नहीं जानता कर्नल के पिता को बेस के प्लान का कैसे पता चला, लेकिन वह आसानी से कॉरिडोर की भूल भुलैया से होते हुए हमें सीधे यहाँ तक ले आया। यहाँ बड़े बड़े बल्ब में सभी तरह के सब्सटेंसेस रखे हुए थे। अंदर हमें उनके बीच प्लूटोनियम मिला और हमने अपने बैकपैक्स को पूरी तरह से पैक कर लिया। जब हम उस फेंस के पास वापस आए जहां हमने एला को छोड़ा था, तो हमने वहां ग्रैनी के साथ गेस्ट्स के एक ग्रुप को देखा। उन्होंने हमें पकड़ लिया और आंखों पर पट्टी बांध दी और हमें अनजान जगह पर ले गए। हम बहुत देर तक चलते रहे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वे हमें कहाँ ले जा रहे थे। मैंने केवल लोहे के गेट्स को खुलते और कुत्ते को भौंकते हुए सुना और कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। जब उन्होंने हमारी आंखों पर से पट्टी हटाई, तब हमें पता चला कि यह चारों तरफ से फेंस से घिरा हुआ है और ये गेस्ट का खुफिया बेस कैंप है और वहां कैदियों को लाने ले जाने के लिए कुछ सिक्योरिटी वैन्स भी सुरक्षा में खड़ी हुई थी। उस बेस के बीच में आग जल रही थी और उसके ऊपर एक केज लटक रहा था। ऐसा लग रहा था कि यही बेस रोब्लॉक्स के विनाश की जगह है, जहां गेस्ट नागरिकों को मार रहे थे। उन्होंने हमें बांध दिया। मैनसन के पिता बाहर आए और वही प्लम्बर उनके बगल में चल रहा था। वह गेस्ट 666 बन गया था। उसके बाद मैनसन के पिता ने हमसे पूछा कि टाइम मशीन कहाँ है, क्योंकि वह अतीत में जाकर अपने बेटे को बचाना चाहता था। कर्नल व्लैट के पापा चिल्लाए और बोले कि वह कभी नहीं बताएंगे और उसने मशीन को कहाँ छुपाया था। अरे हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना भूल गया। प्लम्बर को आज के समय में वापस लौटाने की नाकाम कोशिश के बाद और फर्श पर लिखे मैसेज को देखने के बाद हमें एहसास हुआ कि हमें इस बेसमेंट से तुरंत निकल जाना चाहिए, क्योंकि पास्ट के गेस्ट्स को पता चल गया था कि हमारे पास मशीन है और वे जानते थे कि हम उसे कहाँ छिपा रहे हैं। हमने मशीन को दूसरी जगह पर छुपाया और प्लूटोनियम के लिए मिलिट्री बेस पर चले गए। जब गेस्ट बेसमेंट में पहुंचे तो उन्हें केवल एक स्माइली चेहरा मिला। मैनसन के पिता ने अपने ट्राइडेंट से बूढ़ी व्यक्ति पर वार किया और मुझे धमकी दी, लेकिन मुझे पता है कि वे कैसे भी हमें मार डालेंगे और इसीलिए मैंने गेस्ट को नरक में जाने के लिए कहा। उसने एला को पिंजरे के अंदर धकेला और उसे दूसरे कैदियों के साथ आग में जलने के लिए छोड़ दिया। एला चिल्लाई और जोर से रोने लगी। मैं घबराने लगा, क्योंकि मैं उसे बहुत पसंद करता था और उसे खोना नहीं चाहता था। मैं उनके बेटे को बचाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन केवल एक शर्त पर कि प्लम्बर को मेरे साथ आना होगा। मैनसन की माँ ने मेरी बात मान ली और उन्होंने मुझे खोल दिया और मुझे प्लूटोनियम का एक टुकड़ा दिया। फिर हम उस जगह पर चले गए। गेस्ट के साथी मेरी सोच से भी ज्यादा बेवकूफ़ निकले। उसने अपने साथियों को हमारे पीछे भेजा ताकि मैं उन्हें सीधे मशीन तक ले जा सकूं। मैंने प्लम्बर से बात करने की कोशिश की, यह पूछने की कोशिश की कि क्या उसे अपने परिवार, अपनी पत्नी और अपने बच्चे याद है, लेकिन वह बस चुपचाप एक ज़ॉम्बी की तरह चला गया और उसने मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। और अचानक से मुझे कुछ याद आया। ब्लैक ने मुझे एक बार बताया था कि अगर गेस्ट को बिजली का करंट लग जाता है तो थोड़ी सी संभावना है कि वह अपने हिप्नोसिस से जाग जाएंगे। मुझे नहीं पता कि यह कैसे करना है और भगवान ने मेरी सुन ली। बारिश शुरू हुई। मैंने गड़गड़ाहट की आवाज़ें सुनी और फिर एक बिजली देखा जो हमसे बहुत दूर नहीं थी और प्लम्बर से बारिश के रुक जाने का इंतज़ार करने को कहा। वह तुरंत मान गया और हम जल्दी से पास के पेड़ की ओर भागे। मुझे पता था कि तूफान में किसी को पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि उस पेड़ पर बिजली गिर सकती है और एक पावरफुल इलेक्ट्रिकल चार्ज सीधे आपके शरीर में दौड़ेगा। ऐसा ही हुआ। बिजली उस पेड़ पर गिरी जिसके नीचे हम खड़े थे और प्लम्बर को पूरी तरह से करंट लग गया। मैं उसके पास दौड़ा, लेकिन जो मैंने देखा वह प्लम्बर नहीं था, यह एक जला हुआ कंकाल था। जो गेस्ट हमारा पीछा कर रहे थे उन्होंने सब कुछ देखा और मुझे पकड़ने के लिए दौड़े। मैंने जल्दी से ट्रक के ठीक सामने से सड़क पार कर ली। ट्रक इतनी तेज चल रही थी कि ड्राइवर के पास ब्रेक लगाने का समय नहीं था। उसने उन्हें कुचल दिया। अब मेरे पास मौका था। मैं अपने दम पर रॉब्लॉक्स को बचाने के लिए जा रहा था। हमने टाइम मशीन को गेस्ट की नाक के ठीक नीचे उनके पुराने मीटिंग बेसमेंट में छिपाया था। मैंने फ्लास्क के अंदर प्लूटोनियम डाला और मशीन को लॉन्च किया।
इस बीच एलेडियल पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। उसने नागरिकों से हेयर पिन या सुई जैसी छोटी चीज मांगी, लेकिन हर कोई डरा हुआ था और वे चुपचाप खड़े थे। उसने देखा कि उनमें से एक के पास चश्मा था और उसने उसे ले लिया। फिर उसने एक ग्लास से एक हुक बनाया। उसने हैंडल से आसानी से पिंजरे को खोल दिया और बाहर निकल गई। 2 लड़के भी उसके साथ गए, लेकिन बाकी सभी लोग अभी भी डरे हुए थे। इस बीच जिन गेस्ट को केज की देखभाल करनी थी वो आग में टोस्ट सेंक रहे थे। भागने वाले कैदी लगभग बेस कैंप से बाहर निकल ही गए थे, लेकिन अचानक बाकी नागरिकों में से एक ने चिल्लाया कि कुछ कैदी बचना चाहते हैं। गेस्ट जल्दी से इकट्ठा हो गए और एला को फिर से पकड़ लिया और चिल्लाने वाले उस नागरिक को गेस्ट 666 के रैंक में स्वीकार कर लिया। उसने उस लीवर को अपने हाथों से खींचा और पिंजरा आग में गिर गया। यह गर्मी का एक शांत दिन था और मेरी माँ पार्क में टहल रही थी। मैं अभी तक पैदा नहीं हुआ था, लेकिन मैं बहुत जल्दी पैदा होने वाला था। मैं वहीं खड़ा होकर सोच रहा था कि मैं अपनी माँ को क्या बताऊं, कैसे उन्हें सब कुछ समझाऊं और जिससे वे डरे भी नहीं। आखिर में मैंने खुद को संभाला और उनसे बात करने गया। उन्हें लगा कि मैं पागल हूं, जैसा कि मैंने सोचा ही था। लेकिन जब मैंने उसे अपने फोन की तस्वीरें दिखाई और उन्हें सब कुछ बताया जो मैं बताना चाहता था, तो उन्होंने मुझ पर यकीन कर लिया और वह हैरान रह गई। हम एक बेंच पर बैठ गए और सोचने लगे कि उस भयानक भविष्य को कैसे ठीक कर सकते हैं। मेरी माँ ने मुझे मैनसन के परिवार से मिलने के लिए कहा ताकि मैं देख सकूं कि वे कैसे रह रहे हैं। जब हम उनके घर पहुंचे तो हमने एक भयानक दृश्य देखा। एक बहुत ही छोटा लड़का मैनसन अपने पिता के साथ दरवाजे के पास खड़ा है और नर्स मैनसन की मां को एम्बुलेंस में ले जा रही थी। उनका चेहरा ढका हुआ था, जिसका मतलब था कि वह मर चुकी है। यही कारण था कि वे इतने निर्दयी हो गए। हम उनकी तरफ अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए उनके करीब गए, लेकिन मैनसन के पिता बहुत जोर से हम पर चिल्लाने लगे और अपार्टमेंट की ओर चले गए। मैनसन बाहर ही रह गया। वह वहीं खड़ा रहा और रोता रहा। मेरी माँ ने धीरे से उसे गले लगाया और वह शांत हो गया। हम तीनों अपार्टमेंट में गए और सफाई करने लगे। मैंने रात के खाने के लिए सूप बनाया और टेबल लगाई। मैनसन के पिता ने थोड़ा बेहतर महसूस किया और हमारे साथ आकर बैठ गए। इस पहली मुलाकात के बाद हम रोज उनसे मिलने लगे। वहां मैं छोटी माशा से भी मिला। समय के साथ मेरी माँ और मैनसन के पिता बहुत अच्छे दोस्त बन गए। मेरे अपने पिता नहीं थे और इसीलिए मेरी माँ मैनसन के पिता के पास चली गई और वे दोनों साथ रहने लगे। तब मैं पैदा हुआ और मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि मेरी देखभाल कौन कर रहा था और कौन मुझे पाल रहा था। मुझे लगा मैंने सब कुछ ठीक कर लिया है और अब मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मैंने टाइम मशीन को पहले ही ऑटो लॉन्च पर सेट किया था। रिच सही समय पर दिखाई दी। मैं अपने समय पर वापस आ गया, लेकिन मैं उस बेसमेंट को पहचान नहीं पाया। उधर लकड़ी की टेबल पर बहुत साफ सुथरी एक सिलाई मशीन रखी हुई थी और माशा अपने कर्मचारियों को काम बताते हुए इधर उधर घूम रही थी। वह मुझे देखकर बहुत खुश हुई। मैंने उससे पूछा कि मैनसन और उसके पिता कहाँ हैं। उसने मुझे हैरानी से देखा और कहा कि मैनसन अपने बच्चों के साथ पार्क में घूम रहा है और उसके पिता पुलिस में हैं और अभी ड्यूटी पर गए हैं। मेरी माँ कमरे में आई और हमने हंसकर एक दूसरे को देखा। केवल मैं और मेरी माँ सच जानते थे। मुझे एला के बारे में याद आया और मैं सीधा यूनिवर्सिटी की तरफ गया, लेकिन डायरेक्टर ने मुझे बताया कि एला अब वहाँ नहीं पढ़ती है। वह एक ब्लॉगर बन गई है और अब रॉब्लॉक्स में गेम बनाती है।